अच्छा जी। तो देखें भाई, लास्ट क्लास में हमने जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के जो है एग्जाम्पल नंबर 6 तक कर लिया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। ऐसा ही है। एग्जाम्पल नंबर 6 में मतलब था पार्ट 2 खुद करेंगे, अकाउंट खुद बनाएंगे। आई होप आप सबने अकाउंट बना लिया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 का तो देखें, अभी तक स्टार्ट से हम देखें तो हमने क्या क्या कर लिया है। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले जो है हमने इररिकवरेबल डेट्स पढ़ा। इररिकवरेबल डेट वो अमाउंट जो हमें कंफर्म हो गया कि ट्रेड रिसीवेबल से नहीं मिलेगा, इट इज़ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। उसके फिर मैंने आपको रीजंस बताए और आपको मैंने 3 एग्जांपल क्वेश्चंस कराए थे, ओके। उसके बाद लास्ट से लास्ट क्लास में हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट स्टार्ट करा, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है? हमारा अंदाजा कि कितने रुपए हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। आपको बताओ, उसका इंक्रीज इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में जाएगा, ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में डिक्रीज आया तो अदर इनकम में जाएगा। और ये बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा एसेट होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट कॉन्ट्रा एसेट, ओके। और फिर मैंने आपको 6 एग्जाम्पल क्वेश्चंस कराए। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5। और लास्ट क्लास में एग्जाम्पल नंबर 6। सबका पार्ट 1 सेम था कि कितना अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में जाएगा कौन से सेक्शन में। तो हमने हर क्वेश्चन में इंक्रीज या डिक्रीज निकाला। इंक्रीज है तो बताया एक्सपेंस में जाएगा कितना अमाउंट, डिक्रीज है तो कितने से डिक्रीज हुआ, कितना अदर इनकम में जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। और हर क्वेश्चन का पार्ट 2 भी सेम था, प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, ओके गाइज। अब आज हमने पहले तो कवर अप करनी है थोड़ी सी थ्योरी, ठीक है जी। तो आ जाए जरा इस टॉपिक की थ्योरी आपको स्टार्ट कराते हैं। तो यार थ्योरी ये है, अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाए वाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर रिकॉर्डेड, वाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर रिकॉर्डेड। और कुछ बच्चे मुझसे सवाल भी पूछते हैं कि सर, इररिकवरेबल डेट्स जो है, इररिकवरेबल डेट्स तो वो अमाउंट है जो कंफर्म हो गया ना ट्रेड रिसीवेबल से नहीं मिलेगा, वो तो कंफर्म्ड है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सपेंस, कंफर्म्ड एक्सपेंस। लेकिन सर प्रोविजन तो हमारा अंदाजा होता है ना कि कितने रुपए हमें ट्रेड रिसीवेबल से नहीं मिलेंगे, हमारा अंदाजा है। तो फिर ये सर अंदाजे वाली चीज को हम क्यों अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये तो अंदाजा है सर, कंफर्म थोड़ी ना हुआ है कि पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये तो अंदाजा है सर, फिर आप इसको क्यों रिकॉर्ड करते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को? तो देखिए मेरी बात सुने, अकाउंटिंग के ना कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग के कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वेट अ मिनट प्लीज़। मोहम्मद अहमद, आपने आज भी लेट ज्वाइन करा है और ये आपकी प्रैक्टिस बन गई है कि आप क्लास स्टार्ट होने के 2-3 मिनट बाद ही ज्वाइन कर रहे होते हो, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप नेक्स्ट क्लास से ऐसा ना हो, आप क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास आपने ज्वाइन की हुई हो, ठीक है। ये आपने यूजुअल प्रैक्टिस बना लिया, मैं कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ इसको देख लो, नेक्स्ट क्लास से ये ना हो, ओके। अब तो देखिए भाई, मैं कहाँ था, मैं आपको ये बता रहा था कि इररिकवरेबल डेट क्या होता था? कंफर्म हो गया, वो अमाउंट जो कंफर्म हो गया कि हमें ट्रेड रिसीवेबल से नहीं मिलेगा, तो वो तो कंफर्म हो गया ना, पैसे नहीं मिलेंगे, दैट इज कंफर्म्ड एक्सपेंस, वो एक्सपेंस में जाता है रिकवरेबल डेट्स। लेकिन सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है हमारा अंदाजा कि कितने रुपए हमें नहीं मिलेंगे। तो प्रोविजन तो अंदाजा है ना सर, अंदाजे वाली चीज को हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? इट इज एन एस्टिमेट, इट इज एन अजम्पशन, हम अजम्पशन वाली चीज को क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो दैट्स वाई ये थ्योरी भी आ जाती है, व्हाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर रिकॉर्डेड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं? तो मैं आपको बता रहा था, देखें अकाउंटिंग के कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस होते हैं। क्या होते हैं? अकाउंटिंग जो कर रहे होते हैं अकाउंटेंट्स, उनके लिए कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाए गए होते हैं। उन रूल्स एंड गाइडलाइंस को बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब ये रूल्स एंड गाइडलाइंस तो बहुत सारी होते हैं, बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, 7-8 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जो हम एंड में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इन द एंड जब पूरा कोर्स कवर अप हो जाएगा। लेकिन देखिए, दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग के दो रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं, दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें बोलते हैं कि हमें प्रोविजन एक अंदाजा है, एक अजम्पशन है, फिर भी हमें उसको रिकॉर्ड करना है। तो वो दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोल रहे होते हैं, दैट्स व्हाई हम प्रोविजन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो व्हाट आर दोज टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट? नंबर वन, पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? अच्छा जी, पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो आए पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता क्या है।
तो वो हमने नहीं करना। ठीक है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि प्रॉफिट और एसेट्स को प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि प्रॉफिट्स को और एसेट को ओवरस्टेट नहीं करना। अब वो कैसे ओवरस्टेट नहीं होंगे? तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि एक्सपेक्टेड एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो लग रहा है कि आपको आगे जाकर एक्सपेंस होगा, उसको अभी ही रिकॉर्ड कर लो, वेट ना करो। अंदाजा हो गया ना आगे जाकर एक्सपेंस होगा, तो उसको अभी रिकॉर्ड कर लो, वेट नहीं करोगे कब वो एक्सपेंस होगा। लेकिन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है एक्सपेक्टेड इनकम, एक्सपेक्टेड गेन या एक्सपेक्टेड इनकम को रिकॉर्ड ना करो, एक्सपेक्टेड इनकम को रिकॉर्ड ना करो। आपको लग रहा है आगे जाके इनकम होगी, तो जब तक वो इनकम कंफर्म नहीं हो जाती उसको रिकॉर्ड नहीं करो। अंदाजा है आगे जाकर इनकम होगी, जब आगे जाकर कंफर्म होगी तब रिकॉर्ड करना, अभी से रिकॉर्ड ना करो। लेकिन एक्सपेंस में ऐसा नहीं है। एक्सपेंस अगर एक्सपेक्टेड भी आपको लग रहा है आगे जाकर एक्सपेंस होगा, तो उसको अभी रिकॉर्ड कर लो। इससे होगा क्या? इससे आपके प्रॉफिट और एसेट्स ओवर स्टेट नहीं होंगे ना यार। देखो खुद सोचो, अगर आपको लग रहा है कि आगे जाकर एक्सपेंस होगा, अज्यूम्ड एक्सपेंस, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है, उस आपने अभी उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया, तो आपके एक्सपेंस बढ़ गए। एक्सपेंस बढ़ गए तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट अंडर स्टेट रहेगा, ओवर स्टेट नहीं होगा। लेकिन आपको लग रहा है कि आगे जाकर कोई इनकम होगी, कंफर्म नहीं है अभी, एस्टिमेटेड, अज्यूम्ड, एक्सपेक्टेड इनकम है, आपको लग रहा है आगे जाकर इनकम होगी, उसको आप अभी रिकॉर्ड कर लेते हो, तो आपकी इनकम बढ़ गई, तो आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। तो यही तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है ना, कि प्रॉफिट और एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं करना। ठीक है, तभी एक्सपेक्टेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लो, एक्सपेक्टेड इनकम को रिकॉर्ड ना करो। तो प्रोविजन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोल रहा है ना यार, प्रॉफिट को ओवरस्टेट नहीं करना है। ठीक है, प्रॉफिट ओवरस्टेट कैसे नहीं होगा? एक्सपेक्टेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करो, एक्सपेक्टेड वाले एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लो। तो दैट्स वाई हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि बेटा क्यों बोलता है, कुछ बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों बोलता है कि प्रॉफिट और एसेट्स को ओवरस्टेट ना करो, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लो, एक्सपेक्टेड इनकम को रिकॉर्ड ना करो? क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट चाहता है कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहो। वर्स्ट से वर्स्ट जो हो सकता है ना, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरी बात सुनो, बेसिक कॉमन सेंस है। आपका एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है, आपने अभी उसको रिकॉर्ड कर लिया, एक्सपेंस बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया। अभी तो आपको लग रहा होगा प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन अगर आगे जाकर वो एक्सपेंस नहीं होता, तो असल में तो आपका प्रॉफिट ज्यादा ही होगा ना, आप सेफ साइड हो गए। ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्सपेक्टेड इनकम है, आपको लग रहा है आगे जाकर इनकम होगी, आपने उसको अभी रिकॉर्ड कर लिया, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा हो गया, तो आप खुश हो रहे होगे अभी तो कि यार प्रॉफिट ज्यादा है, आप खर्चे वर्चे भी सब ज्यादा प्रॉफिट के हिसाब से कर लोगे। लेकिन जब आगे जाकर अगर इनकम वो ना हुई, फिर असल में तो आपका प्रॉफिट कम होगा ना। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि एक्सपेक्टेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करो, एक्सपेक्टेड इनकम को ना रिकॉर्ड करो। वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहो, प्रॉफिट को ओवरस्टेट और एसेट्स को ओवरस्टेट ना करो। ये बोलता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, तभी हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारी अज्यूम्ड है, एक्सपेक्टेशन है, अंदाजा है, फिर भी हम उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ये सबसे पहला रीजन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने का। तो आपको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन भी लिखवा देते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भाई? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट स्टेट्स that all expected losses should be recorded, all expected losses should be recorded, and all expected gains, expected losses मतलब expected expense, and all expected gains should not be recorded. All expected gains मतलब all expected income should not be recorded in the books of account. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? in the books of account, so that profit and assets are not overstated. ये हो गया प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अब एक और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग का रूल एंड गाइडलाइन है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, वो भी हमें बोलता है कि प्रोविजन को रिकॉर्ड करना है। तो वो दूसरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन सा है सर? दूसरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। सर सेकंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। सर अब ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? देखो मेरी बात सुनो, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जिस साल का आप प्रॉफिट निकाल रहे हो ना, अब प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हो? आप इनकम्स लेते हो, इनकम्स में से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो ना, बिजनेस की जो इनकम है, जो पैसे बिजनेस कमा रहा है, माइनस उसमें से बिजनेस के खर्चे हम कर देते हैं।
तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है जिस साल का प्रॉफिट निकाल रहे हो सिर्फ उस साल की ही इनकम लो और उसमें से सिर्फ उसी साल के एक्सपेंस माइनस करो। सर इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझा दें तो सुने मेरी बात। अगर मैं निकाल रहा हूँ 2016 का प्रॉफिट, कब का प्रॉफिट निकाल रहा हूँ मैं, 2016 का, तो जो मेरी 2016 की टोटल इनकम है ना, सिर्फ मैं बोलूंगा, अगर मेरी इनकम में 2015 या 2017 की भी इनकम है तो वो मैं हटा दूंगा। ठीक है, वो मैं हटा दूंगा। और अगर कोई 2016 की इनकम मिसिंग है वो मैं ऐड कर दूंगा। मुझे लेनी है टोटल इनकम 2016 की खाली, और उसमें से मैं माइनस करूंगा ना खाली 2016 के एक्सपेंस। अगर इन 2016 के एक्सपेंस में कुछ 2015 और 17 का हुआ वो मैं हटा दूंगा, और अगर कोई 2016 का एक्सपेंस मिसिंग हुआ तो वो मैं 2016 के एक्सपेंस में डाल दूंगा। तो जिस साल का आप प्रॉफिट निकाल लो उस साल की टोटल इनकम और उसी साल के टोटल एक्सपेंस आपने लेने हैं पूरे। ठीक है। अब देखें प्रोविजन अब मैं बना रहा हूं, अगर प्रोविजन में क्या करता हूं, मैं अंदाजा लगाता हूं कि ट्रेड रिसीवेबल में से कितने रुपए नहीं मिलेंगे, ऐसा ही है। अभी जो प्रोविजन मैंने 2016 में प्रोविजन बनाया तो ये 2016 के ट्रेड रिसीवेबल में से बनाया ना। तो मतलब ये 2016 की चीज है, अंदाजा 2016 में लगा लिया, 2016 के ट्रेड रिसीवेबल में से अंदाजा लगाया कि कितने रुपए नहीं मिलेंगे। तो ये प्रोविजन 2016 की चीज है। ये आप वेट नहीं करोगे कब जाकर एक बेड डेट होंगे, नो, अंदाजा लगा लिया 2016 में, तो अब आपने इसको उसी साल रिकॉर्ड करना है। तो जिस साल अंदाजा लगा लिया उसी साल रिकॉर्ड करना है। दैट्स वाई प्रोविजन अंदाजा होने के बावजूद, अजम्पशन होने के बावजूद भी हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसी साल में। ठीक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है एक्सपेंसेस ऑफ अ सर्टेन पीरियड, मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट expenses of a certain period, expenses of a certain period should be matched against the revenues of that period only। एक्सपेंसेस ऑफ अ सर्टेन पीरियड, जिस साल के एक्सपेंसेस हैं टोटल, टोटल एक्सपेंसेस लेने हैं जिस साल का प्रॉफिट निकाल रहे हो, शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यूज, और उसी साल के रेवेन्यू जितने टोटल रेवेन्यू उसी साल से आपने मैच करना है। ठीक है। ऐसा नहीं है प्रॉफिट आप निकाल रहे हो 2016 का तो 2016 के एक्सपेंसेस लिए, मैं 17 की इनकम ली है, नहीं। जिस साल का प्रॉफिट निकाल रहे हो उसी साल के टोटल एक्सपेंस और उसी साल की टोटल इनकम को आपने मैच करना है। ठीक है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है। ठीक है। तो अब देखिए मेरी बात सुने, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है तभी हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को अंदाजा होने के बावजूद भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये सब बोलता है तभी हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को अंदाजा होने के बावजूद भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो बेटा कभी कभार आ जाती है 4 मार्क की थ्योरी कि वाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्यों हम प्रोविजन को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके पीछे 4 मार्क की थ्योरी आ गई, आप कैसे आंसर करोगे, आप बोलोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर रिकॉर्डेड बिकॉज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का नाम लिखा, 1 मार्क मिल गया, अब उसको एक्सप्लेन करना है, बिकॉज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ब्ला ब्ला ब्ला, जो उसकी डेफिनेशन है, 2 मार्क मिल गया। एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट बताया, उसका 1 मार्क मिल गया मैचिंग कॉन्सेप्ट बताने का और उसको एक्सप्लेन करने का, मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ब्ला 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 उसकी डेफिनेशन, तो 14 मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा कभी कभार एडवाइस वाली थ्योरी आ जाती है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एडवाइस वाली थ्योरी आई तो उसमें आपने बोलना है यस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि भाई प्रूडेंस और मैचिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं, वो बोलते हैं रिकॉर्ड करना है तो करना है। तो यस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी रिकॉर्डेड, 1 मार्क एडवाइस का। फिर वही प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, बिकॉज यस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी रिकॉर्डेड, शुड बी मेंटेन्ड, बिकॉज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बताने का और उसको एक्सप्लेन करने का 1 मार्क, एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट बताने का और उसको एक्सप्लेन करने का 1 मार्क। इस तरह आपको पूरे 5 मार्क्स, एडवाइस वाला हुआ तो फिर 5 मार्क की आ जाती है थ्योरी। ठीक है। गॉट इट गाइज और नॉट, क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है, प्रूडेंस और मैचिंग कॉन्सेप्ट, एवरीवन, एनीवन, एनी प्रॉब्लम इन प्रूडेंस एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का, जल्दी से बता दो प्लीज यार, एवरीवन वेटिंग फॉर द रिप्लाई, प्लीज जल्दी से बता दें, इज इट क्लियर, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट, इज इट क्लियर और नॉट गाइज। ओके। ओके मेहनती आप क्लियर तो लिख रहे हो, अब्दुल्ला आपने लेट क्लास ज्वाइन की है। ओके। अच्छा जी ग्रेट, ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा जी, एक मैं बच्चों को बोलता हूं, फैक्टर्स फॉर डिसाइडिंग, फैक्टर्स फॉर डिसाइडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
फैक्टर्स फॉर डिसाइडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बच्चे बोलते हैं सर ये क्या है, ये फैक्टर्स फॉर डिसाइडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है? देखिए हम, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है ना, जो क्वेश्चन हमने गिवन, जो क्वेश्चन करे हैं, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल क्वेश्चन आपको बताऊं मैं, यहाँ क्या बोला होता, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन्ड एट 2%, प्रोविजन 2% है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आर 2%, प्रोविजन कितना परसेंट है, 2%। तो फैक्टर्स फॉर डिसाइडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये जो अकाउंटेंट डिसाइड कर रहा है कि 2% प्रोविजन है, कि भाई हमें ट्रेड रिसीवल के, हमारा अंदाजा है कि 2% नहीं मिलेंगे, तो ये प्रोविजन कैसे डिसाइड करता है एक अकाउंटेंट, प्रोविजन की जो परसेंटेज है, कितना परसेंट प्रोविजन है, क्या फैक्टर्स कंसिडर कर कर, किन चीजों के बारे में सोच कर प्रोविजन का परसेंटेज डिसाइड किया जाता है? तो दो तीन फैक्टर्स होते हैं, आ जाए वो आपको मैं लिखवा कर एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जो पहला फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर इज एज ऑफ डेट। एज ऑफ डेट मतलब, एज उम्र, ऑफ डेट, डेट मतलब उधार, उधार की उम्र, कि भाई उधार कितना पुराना है। देखिए अगर कोई उधार को, उधार दिए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, उधार बहुत ज्यादा पुराना है, तो एक बंदा इतने टाइम से हमें डिले कराते जा रहा है, मतलब उस पैसे अब आने के चांसेस क्या होंगे, कम। तो उस अमाउंट पे प्रोविजन का परसेंटेज ज्यादा लगेगा। लेकिन जो एक बंदा है जिसको हमने रिसेंटली अभी उधार पे गुड्स बेचे हैं, अभी रिसेंटली उसको उधार दिया है, तो अभी रिसेंटली, अभी थोड़ा सा ही टाइम हुआ है ना, तो पैसे उससे आने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो उन पे प्रोविजन का परसेंटेज कम लगता है। ठीक है। तो ये एज ऑफ डेट देखकर अकाउंटेंट प्रोविजन का परसेंटेज डिसाइड करता है। और क्या फैक्टर्स होते हैं भाई? पास्ट रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट कस्टमर, पास्ट रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट कस्टमर, भाई जिस बंदे को उधार पे गुड्स बेचे हुए हैं, जिससे आप पैसे मांगते हो, जो आपका ट्रेड रिसीवेबल है, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है? अगर उसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, पहले भी वो लोगों की पेमेंट्स डिले करता रहा है, पहले भी वो लोगों के पैसे इररिकवरेबल डेट करता रहा है, उसका पास्ट रिकॉर्ड बुरा है, तो फिर उस पर प्रोविजन का परसेंटेज फिर ज़्यादा सेट करेंगे। लेकिन एक कस्टमर है, उसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हमेशा उसने टाइमली पेमेंट करी है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया है, तो उससे पैसे मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, फिर प्रोविजन का परसेंटेज उस पर कम सेट होगा। ठीक है। और थर्ड, एक और फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। अच्छा सर, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, मुल्क के हालात, बच्चे बोलते हैं सर मुल्क के हालात का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से क्या लेना देना? भाई लेना देना है मुल्क के हालात का। अगर आपकी कंट्री के अंदर रिसेशन चल रहा है, रिसेशन मतलब मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो फिर चांसेस क्या होंगे कि मुझे मेरे ट्रेड रिसीबल से पैसे ना मिले, ज़्यादा चांसेस होंगे, तो फिर हम प्रोविजन का परसेंटेज हाई सेट करते हैं। लेकिन अगर मुल्क की इकोनॉमी बूम पर है, बहुत अच्छी इकोनॉमी, बहुत बूम पर है, बूम मतलब बहुत अच्छी इकोनॉमी के हालात हैं, लोगों के पास बहुत पैसा है, तो फिर मेरे मेरे कम चांसेस होंगे ना कि मुझे ट्रेड सोच कर, इन फैक्टर्स को कंसिडर कर कर अकाउंटेंट जो है प्रोविजन का परसेंटेज सेट करता है। ठीक है। तो ये होते हैं फैक्टर्स फॉर डिसाइडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इज इट क्लियर और नॉट अहमद? मैं मैचिंग कॉन्सेप्ट दोबारा समझा दूं, नो इश्यूज, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं मैचिंग कॉन्सेप्ट। अहमद पहले मुझे बताएं, ये फैक्टर्स फॉर डिसाइडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सबको क्लियर है या नहीं क्लियर? एवरीवन, एवरीवन, यस और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से बता दें सब प्लीज यार, ताकि हम, ओके, ओके, ओके। अब एक बार भाई अहमद आप कह रहे हैं मैचिंग, अहमद हामिद आप कह रहे हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट दोबारा बता दें, मैचिंग कॉन्सेप्ट दोबारा बता देते हैं। देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोल रहा है, जिस साल की इनकम है ना, जिस साल का फॉर एग्जांपल आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, उसी साल की टोटल इनकम लेनी है आपको, और उसी साल के टोटल एक्सपेंस से मैच करना है। अगर इनकम या आप 2016 का प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो आपने 2016 की टोटल इनकम जो है, चाहे रिसीव हुई हो ना हो या ना हुई हो, टोटल इनकम जितनी बनती है वो लेनी है। अगर आपकी 2016 का इनकम है, उसमें 2015 या 17 का कुछ है, तो वो आप हटा दो, 15 या 17 की इनकम इंक्लूड हुई भी हटा दो, और अगर कोई 2016 की मिसिंग है तो ऐड कर दो, टोटल इनकम लो 2016 की, और उसको आप मैच करोगे टोटल एक्सपेंस 2016 के, जो 2016 के एक्सपेंस है, अगर उसमें 15 या 17 का कोई एक्सपेंस है वो हटा दो, अगर 16 का कोई एक्सपेंस मिसिंग है ऐड कर दो, तो 2016 का अगर प्रॉफिट निकाल लो, तो 2016 की टोटल इनकम उसको मैच करोगे 2016 के टोटल एक्सपेंस से। अब मुझे एक बात बताओ, आपने 2016 में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकाला होगा, कितना आपका अंदाजा है कि कितने रुपए आपको नहीं मिलेंगे? अब वो प्रोविजन आपका अंदाजा है कि कितने नहीं मिलेंगे, ठीक है, अंदाजा है ना। लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, 2016 की चीज़ है ना, 2016 के ट्रेड रिसीवल में से अंदाजा लगाया है, तो मतलब ये 2016 की चीज़ है, इसको 2016 में इसका इंक्रीज डिक्रीज रिकॉर्ड कर दो। वेट नहीं करो कि कब कंफर्म होंगे कि पैसे नहीं मिले, नो।
करंट ईयर के ट्रेड रिसीवेबल में से अंदाजा लगाया कि कितने रुपए नहीं मिलेंगे, तो ये करंट ईयर की चीज़ है, इसको करंट ईयर में ही हमें रिकॉर्ड करना होता है। अंदाजा है फिर भी, इसका कंफर्म होने का वेट नहीं करना, अंदाजा है, रिकॉर्ड कर दो, 2016 की चीज़ है। जी, 2016 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओपनिंग प्रोविजन लेंगे, क्लोजिंग प्रोविजन लेंगे, देखेंगे ओपनिंग से क्लोजिंग में इंक्रीज आया डिक्रीज आया, इंक्रीज आया एक्सपेंस में डाल देंगे, डिक्रीज आया अदर इनकम में डाल देंगे। और जो क्लोजिंग प्रोविजन है वो एसओएफपी में जाता है, ट्रेड रिसीवल से माइनस हो जाता है करंट एसेट्स में, वो भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा वो चीज़। यस, 2016 का अहमद। इज इट क्लियर? ओके गाइस, तो फैक्टर्स भी बता दिए। अच्छा यार, एक छोटा सा लास्ट, आज लेक्चर खत्म कर दूंगा, ठीक है? इसके फिर 3 पास्ट पेपर क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक है? 3 पास्ट पेपर क्वेश्चंस कराने हैं, आज लेक्चर वाइंड अप कर रहा हूँ। और 2 क्लासेस लगेंगी इसके पास्ट पेपर क्वेश्चन कंप्लीट करने में। तो बेसिकली 2 क्लासेस, और 2 क्लासेस बाद ये हमारा जो फोर्थ टॉपिक है ये कंप्लीट होकर खत्म हो जाएगा, ठीक है? ओके गाइस, सो नाउ अब मैं जो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है, फिर इस टॉपिक का पूरा 100% लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और वो जो चीज़ आपको सिखानी है ना, दैट इज इररिकवरेबल, इररिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड। सर व्हाट इज दिस? हमने पहले पढ़ा था इररिकवरेबल डेट। इररिकवरेबल डेट वो अमाउंट जो कंफर्म हो गया कि अब मुझे नहीं मिलेगा ट्रेड रिसीवेबल, दैट इज इररिकवरेबल डेट। तो प्रीवियसली अगर कोई डेट इररिकवरेबल हो गया हो, कंफर्म हो गया हो पैसे ना मिलेंगे, पहले डेट इररिकवरेबल डेट हो चुका है, उधार इररिकवरेबल डेट हो गया या बेड डेट हो गया, कंफर्म हो गया नहीं मिलेगा, कंफर्म हो गया नहीं मिलेगा, इररिकवरेबल डेट हो गया, ठीक है? लेकिन पास्ट में अब बंदा आकर, जिसने मेरे पैसे बेड डेट इररिकवरेबल डेट करे थे, अब वो मेरे पास आया और उसने मुझे सॉरी कहा, और अब वो कह रहा है कि मैं आपको आपके पैसे देना चाहता हूं। तो प्रीवियसली जो पैसे मेरे इररिकवरेबल डेट हो गए थे, अब वो क्या हो गए, रिकवर, अब वो मुझे वापसी मिल रहे हैं, ठीक है? तो पास्ट में कोई पैसे इररिकवरेबल डेट हो गए हों और अब आकर वो बंदा आपको पैसे वापस देना चाह रहा है, तो दैट इज योर इररिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड। तो व्हाट इज दिस? इररिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड आर अमाउंट received amount received from trade receivable which were previously which were previously written off which were previously written off as irrecoverable, ठीक है? अच्छा, पैसे अगर इररिकवरेबल डेट हो जाए, कंफर्म हो गया नहीं मिलेंगे ट्रेड रिसीवल से, तो वो एक्सपेंस थे बिजनेस के लिए। अब इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड, उनको एक्सपेंस में डाल के खत्म कर दिया था ना भाई, अब नहीं मिलेंगे, एक्सपेंस आउट कर दो, खत्म। लेकिन अब वो एक्सपेंस हुए हुए पैसे दोबारा मिल रहे हैं मुझे, ठीक है? तो ये क्या होंगे? पहले एक्सपेंस, जब पैसे कंफर्म हो गए थे नहीं मिलेंगे तो उसको एक्सपेंस में डाला था, अब वो पैसे वापसी मिल रहे हैं, तो अब उसको मैं एज अ इनकम ट्रीट करूंगा ना भाई, अब मेरी इनकम है, मुझे मेरे पैसे वापस मिल रहे हैं, ठीक है? तो ये बिजनेस के लिए इररिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड, बिजनेस के लिए क्या होता है, इनकम। और आप सबको इनकम का रूल पता है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इनकम कम होती है तो डेबिट होती है, ऐसा ही है भाई। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इनकम कम होती है तो डेबिट होती है, ठीक है? अब तो ये होते हैं इररिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड। अब देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें थोड़ा सा गेम है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई 2020, 2019, एक बंदा था, मिस्टर मिस्टर जी था बंदे का नाम, मिस्टर जी। वो ट्रेड रिसीवल था हमारा, 2019 में हम उससे अमाउंट मांगते थे, $3000, 3000। उसने हमारे पैसे जो है ना इररिकवरेबल कर दिए थे। इररिकवरेबल मतलब कंफर्म कर दिया था कि भाग गया था फ्रॉड करके मेरे साथ, ठीक है? तो मेरे पैसे इररिकवरेबल डेट हो गए थे 2019 में, मिस्टर जी ने 3000 इररिकवरेबल डेट कर दिए थे। अभी क्या चल रहा है करंटली, 2025। तो अब मैं बोलता हूँ 2025 में मिस्टर जी दोबारा आया, उसने मुझसे सॉरी करा, बोला सॉरी, मैं आपके साथ फ्रॉड कर भाग गया था, अब जो है मैं आपको, मेरे पास पैसे आ गए हैं, मैं आपको आपके पैसे वापस करना चाहता हूँ। उसने खाली इतना बोला ना, मैं आपको आपके पैसे वापस करना चाहता हूँ, उसने बोल दिया, तो मतलब इररिकवरेबल डेट रिकवर हो गए, ठीक है? अब उसने मेरे जो है ना $3000 क्या कर दिए, डेट्स रिकवर्ड कर दिए, इररिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड कर दिए, इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड। उसने मुझे बोला कि मैं आपको आकर आपके पैसे वापस दे दूंगा।
उसने बोला पैसे दे दूंगा वापसी, तो मेरे इररिकवरेबल डेट रिकवर हो गए। अब मेरे 3000 मिस्टर जी ने इररिकवरेबल डेट रिकवर कर दिए। ठीक है। अब इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड की जनरल एंट्री क्या बनती है? ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुने। इसकी इसकी जनरल एंट्रीज में मेरे हिसाब से मुझे लगता है तीन केस होते हैं, तीन केस होते हैं। आपको तीनों केस का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि मिस्टर जी ने इररिकवरेबल डेट रिकवर कर दिए, इसका मतलब है उसने बोला है कि अब मैं आपको आपके पैसे वापसी दे दूंगा। ठीक है, इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड हो गए, मतलब अब मेरे मिस्टर जी से पैसे मांगना बढ़ गए। ठीक है। अगर ऐसा केस है तो फिर जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए? जनरल एंट्री क्या बनेगी? तो देखिए मेरी बात सुने। मिस्टर जी ने बोला मैं पैसे वापस दे दूंगा, मेरे मिस्टर जी से पैसे मांगना बढ़ गए, एक अकाउंट मिस्टर जी का बनेगा। ठीक है। और इररिकवरेबल डेट रिकवर हो गए, तो बिजनेस में इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड बढ़ गया, तो दूसरा अकाउंट इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड का बनेगा। इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड का बनेगा। तो सर जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए? सुने। इररिकवरेबल डेट रिकवर हो गए, बिजनेस में इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड बढ़ गया, इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। तो आपका जो इररिकवरेबल डेट इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड का अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? इनकम है, इनकम बढ़ती है क्रेडिट। तो इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने से हो गया इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड? 3000। तो इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड का अकाउंट 3000 से क्रेडिट। ठीक है। और अब मिस्टर जी से पैसे मांगते हैं ना, मिस्टर जी क्या पैसे मांगते हैं? ट्रेड रिसीवल। मिस्टर जी ट्रेड रिसीवल है, मिस्टर जी से पैसे मांगना बढ़ गया, मिस्टर जी बढ़ गया। मिस्टर जी ट्रेड रिसीवल है, एसेट बढ़ता है डेबिट। तो मिस्टर जी का अकाउंट क्या हो जाएगा? 3000 से डेबिट। पहली जनरल एंट्री ये बनेगी, अगर मिस्टर जी ने बोला मैं आपको आपके पैसे वापस दे दूंगा, तो पहली जनरल एंट्री बनेगी ये। ठीक है। अब ये आपके इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड की जनरल एंट्री बन गई कि भाई अब मिस्टर जी ने आपको बोला कि वो आपको आपके पैसे वापस दे देगा, तो ये उसकी जनरल एंट्री बन गई। अब एक जनरल एंट्री क्या होगी कि मिस्टर जी ने आपको पैसे दे दिए, 3000 मुझे बाई चेक मिस्टर जी से मिल गए, 3000 मुझे मिस्टर जी से मिल गए, तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? उसकी जनरल एंट्री बनेगी बैंक में पैसे आए। बैंक में क्या हुआ? बैंक में 2000 रुपये आए, 3000 रुपये आए ना, तो बैंक बढ़ गया, बैंक एसेट है, एसेट बढ़ता है डेबिट। तो बैंक का अकाउंट 3000 से क्या हो जाएगा? डेबिट। और मिस्टर जी से अब मुझे पैसे मिल गए ना, तो मिस्टर जी से पैसे मांगना कम हो गया, मिस्टर जी कम हो गया। मिस्टर जी ट्रेड रिसीवल है, पैसे मांगते हैं, ट्रेड रिसीवल है, एसेट है, एसेट कम होता है क्रेडिट, तो मिस्टर जी 3000 से क्रेडिट। ठीक है। तो एक केस ये होता है जिसमें क्या करते हो आप कि, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। एक केस ये होता है, सॉरी, एक केस ये होता है कि भाई मिस्टर जी था, उसने आपके इररिकवरेबल डेट रिकवर कर दिए, तो आपने क्या करा? आपने पहले इसको ट्रीट करा कि भाई मेरे मिस्टर जी से पैसे मांगना बढ़ गए, तो आपने उसकी जनरल एंट्री बनाई। इररिकवरेबल डेट रिकवर हो गया, बिजनेस में इररिकवरेबल डेट बढ़ गया, इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड इनकम है, इनकम बढ़ती है क्रेडिट। इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड का अकाउंट 3000 से क्रेडिट, और मिस्टर जी से अब आपके पैसे मांगना बढ़ गया, मिस्टर जी बढ़ गया, मिस्टर जी ट्रेड रिसीवल है, एसेट बढ़ता है डेबिट, तो मिस्टर जी का अकाउंट 3000 से डेबिट। ये आपके मिस्टर जी से अब दोबारा पैसे मांगना बढ़ गए। फिर जब मिस्टर जी से पैसे मिले तो फिर आपने एंट्री बनाई कि बैंक 3000 से डेबिट और मिस्टर जी 3000 से क्रेडिट। ठीक है जी। अब एक केस पता है क्या होता है जिसमें ये नहीं, पहले ट्रेड रिसीवल को बढ़ाते नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा होगा कि मिस्टर जी जिसने पहले आपके पैसे बेड डेट करे थे 3000, अब वो लौटा, वो वापसी आया, उसने आपको आकर 3000 दे दिए, उसने आपको आकर 3000 दे दिए, तो फिर क्या एंट्री बनेगी? अब मिस्टर जी से पैसे मांगना बढ़े नहीं, डायरेक्ट मिस्टर जी से पैसे मिल गए। ये नहीं कि पहले उसने कहा कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, नो, उसने ये नहीं बोला कि मिस्टर जी ने इररिकवरेबल डेट रिकवर कर दिए। ये लिखा होता तो इसका मतलब है कि अब मिस्टर जी से पैसे मांगना बढ़ गए, फिर अलग से बोला हुआ था कि बाद में पैसे मिले। ठीक है। तो अगर लिखा होता इररिकवरेबल डेट रिकवर कर दी तो ये एंट्री बनती, फिर जब पैसे मिलते तो ये एंट्री बनती। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस्टर जी जिसने आपके पहले पैसे इररिकवरेबल डेट कर दिए थे, अब वो वापसी आया और उसने आकर आपको 3000 दे दिए बाय चेक, तो अब क्या एंट्री बनेगी? अब डायरेक्ट क्या हुआ? बैंक में पैसे आए, बैंक बढ़ गया, बैंक एसेट है, एसेट बढ़ता है डेबिट, तो बैंक का अकाउंट 3000 से डेबिट। और इररिकवरेबल डेट रिकवर हो गए,
बिजनेस में इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड बढ़ गया, इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, तो इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड का अकाउंट क्या हो जाएगा? इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड का अकाउंट क्या हो जाएगा? 3000 से क्रेडिट। तो इस तरह का भी केस हो सकता है, ठीक है। तो कभी कभार इस तरह भी जर्नल एंट्री बन जाती है जो पैसे इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड हो गए हों, ठीक है। तो एक ये भी केस होता है, इस तरह भी बनाने को आ सकती है, ठीक है। अच्छा जी, अब अच्छा अब देखें इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड का अकाउंट किस तरह बनता है। अब ये केस है मिस्टर जी जिसने आपके पैसे 3000 पहले इररिकवरेबल डेट कर दी, तो 2019 में, अब करंट ईयर में वो आया है और उसने 3000 आकर आपको वापसी कह दिया है कि मैं दे दूंगा, और दे दिए हैं, इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड कर दिए हैं। तो अब बोला हुआ है कि इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड का अकाउंट बना दो। तो यार टी अकाउंट कैसे बनेगा, यहाँ देख लो। इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड का टी अकाउंट कैसे बनेगा, गौर से सुन लो। देखो, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डॉलर का साइन, डॉलर का साइन, हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड। बड़ा ही सिंपल अकाउंट है। आपको पता है ये बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है, इनकम बढ़ती है, क्रेडिट कम होती है, डेबिट। अब इनकम आगे जाकर कहाँ जाती है? इनकम आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाती है ना। इनकम आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाती है, तो ये वाला अकाउंट आईएस के थ्रू बैलेंस होगा। इस अकाउंट में कोई बैलेंस बीडी या सीडी नहीं आता, ठीक है। तो आपने क्या करना है? अब आपने करना ये है कि इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड हो गए, कोई बैलेंस बीडी सीडी नहीं आएगा, डायरेक्ट जो पैसे इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड हुए वो डायरेक्ट आप अकाउंट में डालना शुरू करेंगे। कितने रुपए इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड हो गए? 3000 इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड हो गए, बिजनेस के अंदर इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड बढ़ गया। तो मैं आपको यही बता रहा था कि इररिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड का अकाउंट किस तरह बनेगा ना। अब यहाँ क्या केस था, करंट ईयर में एक बंदा था मिस्टर जी जिसने मेरे 3000 इररिकवरेबल डेट कर दिए थे इन 2019, 2025 में वो 3000 इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड हो गए। अब आपको 2025 में बोला हुआ है कि इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड का अकाउंट बना दें। तो आपके इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड हो गए, तो बिजनेस के अंदर इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड बढ़ गया, ठीक है। इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। तो बेटा कितने रुपए इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड हुए थे? 3000, तो 3000 आपका इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। किस नाम से? मिस्टर जी ने करे तो किस नाम से? मिस्टर जी के नाम से। ओके, बस जो जो पैसे इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड हुए वो आपने डालने हैं इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड अकाउंट में, और फिर अकाउंट को बैलेंस कर देना है। और कहाँ आएंगे जो जो पैसे इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड हुए? क्रेडिट पर आएंगे ना, चूंकि इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। तो अभी सिर्फ एक ही बंदे ने इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड करे तो मिस्टर जी के नाम से 3000 क्रेडिट पर आ गए। कोई बैलेंस बीडी सीडी इस अकाउंट में नहीं होता। वाई? बिकॉज ये इरिकवरेबल डेट रिकवर्ड इनकम है, इनकम आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाती है। तो जो जो चीज़ें आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाती हैं उनका अकाउंट बैलेंस सीडी से बैलेंस नहीं होता, इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बैलेंस होता है। और जो अकाउंट इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बैलेंस होता है उसमें कोई बैलेंस बीडी या सीडी नहीं आते। तो बस अब आप क्या कर देंगे, अकाउंट को बैलेंस। अमाउंट कहाँ पर कम है? अमाउंट डेबिट साइड पर कम है, ऐसा ही है। तो इनकम स्टेटमेंट के नाम से डेबिट पर आ जाएगा कितना भाई? 3000 डेबिट पर आ जाएगा, और फिर दोनों तरफ हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। बस बन गया आपका इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड का अकाउंट। गॉट इट गाइस? तो इस तरह इसकी जनरल एंट्री बनाने को आ सकती है, और इस तरह इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड का अकाउंट बनता है। सो गाइस, इज इट क्लियर और नॉट एवरीवन? क्या आप सबको इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर? वेटिंग फॉर द रिप्लाई। जल्दी से बता दें प्लीज एवरीवन, इज इट क्लियर 100%? युसरा आपको क्लियर है या नहीं क्लियर? आपका रिप्लाई नहीं आया युसरा। हाँ जी, 100% सबको क्लियर है? ओके, अगर सबको क्लियर है तो आज क्लास यहीं तक रखूंगा। देखिए हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, इस टॉपिक के अंदर हर चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी है, 100% डन, ठीक है। दो क्लासेस लगेंगी इसके पास पर क्वेश्चन में, फिर ये टॉपिक 4 हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट क्लास। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।